Today we'll discuss the mid-year exam of St. Stephen's School, Chandigarh. First, we'll discuss MCQs. MCQ number 1, part 1. There are 15 questions. There are 15 parts of question number 1. First part is choose the correct answer from the given options. The question is the solution set of the given equation this. Equation is, this is inequation. Inequation is given. We'll solve it. Find the value of x. Solution set find करेंगे. And there are 4 options. Let us see what will come. How to solve this inequation. You can write in a simple way. इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. -8 लेस देन इक्वल 2x एंड 2x जो मिडल टर्म है उसको 2 इसके साथ और इसके साथ सॉल्व कर दो. तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है. तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 8. ये साइन चेंज हो जाएगा. 8 ग्रेटर देन इक्वल टू -2x. इन शॉर्ट यू कैन से अगर माइनस यहाँ शिफ्ट करोगे तो साइन ये उल्टा हो जाएगा. एंड हेयर x इज लेस देन 8/2 इज 4 एंड हेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x को इधर ले आओ, प्लस बन जाएगा, इसको उधर ले जाओ. नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8/2 -4. यू कंबाइन दिस x. जब भी इसको कंबाइन करना है x लेस देन ये 2 साइन डाल लो. यहाँ 4 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ जाएगा. नाउ x बिलोंग्स टू होल नंबर. होल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0. तो सोल्यूशन सेट इज 0 1 2 3. There are 4 options and this option is C. This is your answer. तो एक मेथड है, कि हमने इन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया. ये अलग सॉल्व कर लिया, ये अलग सॉल्व कर लिया, उसके बाद कंबाइन कर दिया. सेकंड मेथड है, अगर छोटा क्वेश्चन है तो उसको एक ही स्टेप में कर सकते हो. यू रिमूव दिस 2 को रिमूव कर दो. यू डिवाइड ऑल दीज टर्म बाय 2. डिवाइड ऑल बाय 2. डिवाइड ईच बाय 2. तो इसको 2 से डिवाइड किया, -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4. ये आपका आंसर आ गया. जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 2 को तीनों से डिवाइड कर दो. यू गेट दिस. नाउ सॉल्यूशन सेट इज होल नंबर. होल नंबर मीन 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3. दिस इज आंसर, सी ऑप्शन. ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज लाइन सेगमेंट, सर्कल, रे और लाइन. लाइन या स्ट्रेट लाइन. तो इसमें देखो लाइन सेगमेंट मीन, लाइन सेगमेंट क्या होती है, विच हैज डेफिनेट लेंथ. सर्कल, रे, इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, एक एरो होता है. एंड लाइन इज इनडेफिनेट लेंथ. दिस इज लाइन. तो जब हम लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन ले लो, x + 2 = 4, x = 2 आ गया आंसर. तो x = 2 का ग्राफ क्या बनेगा, x = 2 का ग्राफ बनेगा x डैश o x, y डैश o y. x की वैल्यू 2 कहाँ आएगी, 1 2. तो x = 2 का ग्राफ क्या होगा, द लाइन एट x = 2 पैरेलल टू y एक्सिस. पैरेलल टू y एक्सिस. दिस इज द ग्राफ ऑफ x = 2. एंड यहाँ पर कोई एंड नहीं है, लिमिटलेस. ये एंडलेस होती लाइन, ये लाइन बनती है, कोई लाइन सेगमेंट ही बनेगी, देयर इज नो एंड. तो सो द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज अ लाइन. दिस इज द आंसर. ऑप्शन है इसमें
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, दिस इज डी, इसकी ऑप्शन है आपका डी आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ मैट्रिसेस, हमें इसमें मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर बताना है। तो मैं आपको एक ऐसा वे बता रहा हूँ जो हमेशा आपके लिए सिंपल रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ये है 2/1, 2 रो 1 कॉलम, राइट। दिस इज 2/2, दिस इज, हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना, हमें पता नहीं है। इसको हम ले लेंगे A/B, A/B। वी नो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले रो होते हैं दूसरे कॉलम होते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये कॉलम है, ये रोज है, तो ए की वैल्यू मिल जाती है आपको 2। जो मैट्रिक्स हमने ऑर्डर फाइंड करना है उसका जो नंबर रोज आएंगे 2। बाकी हमने डिसाइड करना है कि बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी। तो ये ट्रिक है कि इसको 2/b लिख लो, इसको 2/b लिख लो, इक्वल टू डाल दो, 2/1 लिख लो, ये 2 कैंसिल हो गए, b = 1 आ गया। तो ये मेथड है, हमेशा आपको इजी रहेगा, कोई माइंड पे इतना जोर नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें कैसे करें, सिंपल। ये 2/1 है, ये 2/2 है, इसको A/B लिख लो। तो क्या करो, इसके कॉलम, ये कॉलम होते हैं, इसके रो, पहले रो होते हैं दूसरे कॉलम होते हैं, यानी पहले के कॉलम दूसरे रो बराबर होने चाहिए। ए की वैल्यू 2 मिल गई। नेक्स्ट क्या होगा, 2/b लिख लो, = लिख लो, 2/1 लिख लो, ये 2 कैंसिल, b की वैल्यू 1। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x = A/B मीन 2/1। दिस इज आंसर। तो दिस वाज द ऑप्शन में है ए पार्ट, ऑप्शन में है ए पार्ट, दिस इज आंसर। द nth टर्म ऑफ AP 15, 10, 5 इज व्हाट। हमें nth टर्म फाइंड करनी है। यू नो इन AP व्हाट इज द फार्मूला ऑफ an, nth टर्म मीन an, an इज इक्वल टू व्हाट, a + n - 1 into d। What is a? A first term, n mean number of term, d mean common difference. How to find the common difference in AP? Second term minus first term or third term minus second term. It means any term minus preceding term. कोई भी टर्म ले लो, माइनस करो पीछे टर्म, ऐसे नहीं करना दिस माइनस दिस। इस पे ही मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं डी निकालने में। वो क्या करते हैं 5, क्या करते हैं 5, सोचते ही नहीं है। उसको सोचना है कि कोई भी टर्म उठाओ माइनस पीछे टर्म, अगर इसको उठाओगे पीछे कोई है ही नहीं, इसका मतलब आप यहां से शुरू करोगे। 10 - 15 = -5, डी आ गया आपका 10 - 15 = -5। मैक्सिमम नंबर बच्चे ये गलती करते हैं कि दूर से देखते हैं कहते 5 आ गया। लॉजिक अप्लाई करो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म मीन। तो इसमें आ गया ए क्या है फर्स्ट टर्म, दैट इज 15 प्लस n - 1, डी की वैल्यू क्या आई है -5। इसको ब्रैकेट में डाल दो। अगर ब्रैकेट में नहीं डालोगे तो आपको क्या पता है इसको इंटू करना है, आप तो करोगे खोल दो ब्रैकेट, n - 1 -5 लिख दोगे। जब भी डी की वैल्यू इंटू है तो उसकी वैल्यू को भी ब्रैकेट में डाल दो, विच इज इक्वल टू 15। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, -5 × n -5n, -1 × -5 +5 विच इज इक्वल टू 20 -5n। तो हेयर चॉइस 4 choices, नो B 20 - 5n। तो B इज ऑप्शन। देयर आर 4 ऑप्शन जो इस क्वेश्चन पेपर में है, B इज द ऑप्शन। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन y = -1। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द x एक्सिस, उसमें y का साइन चेंज कर देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन y एक्सिस, x का साइन चेंज करते हैं। रिफ्लेक्शन पॉइंट इन x एक्सिस, y का साइन चेंज करते हैं। और रिफ्लेक्शन पॉइंट इन द ओरिजिन, उसमें हम दोनों साइन चेंज करते हैं x और y के। बट दिस इज अ क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन पॉइंट दिस इन द लाइन y = -1। इसमें एक फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला से नहीं करा रहा,
फार्मूला ऑलमोस्ट बच्चे सारे भूल जाते हैं। यू ड्रॉ द ग्राफ रफली, पी पॉइंट जैसे 1 2 -1 2 -1 -2 -1 -2, तो you plot the point 1, -2, 1, -2. This is a point, this is point 1, -2, and draw the line. Draw the line y is equal to -1. Y is equal to -1. This is x-axis. Y is equal to y की वैल्यू -1 कहाँ है? यहाँ पर। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -1। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जिस लाइन में ग्राफ ड्रा करना है, जिस लाइन में ग्राफ बनाना है हमने y इज इक्वल -1 में, ये जो पॉइंट है हमारा ये जो पॉइंट है, यहां से लाइन तक जाओ परपेंडिकुलरली, मतलब ऐसे सीधा जाओ। तो ये देखो कि जितने यूनिट ऊपर गए उतने यूनिट आगे जाना है इस लाइन से। एक यूनिट गए लाइन तक, लाइन से आगे एक यूनिट और चले जाओ, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। जितना परपेंडिकुलरली यहां से लाइन तक गए उतने यूनिट आगे चल जाओ। एक यूनिट ये था, एक यूनिट आगे चल जाओ। मैं थोड़ा दोबारा बना देता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बड़ा बना देता हूँ। 1 2 1 -1 -2 1 2 -1 -2। y इज इक्वल टू -1, y के ऊपर -1 कहाँ? ये रहा। तो ये लाइन बनेगी y इज इक्वल टू -1। इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू -1। पॉइंट क्या है? 1, -2, पॉइंट 1, -2, ये रहा। ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस लाइन में परपेंडिकुलर बनाओ। यहां पर जितना यूनिट गए आप, एक यूनिट गए उतना यूनिट आगे चले जाओ। ये आपका मिल गया रिफ्लेक्शन। इसको क्या रीड करोगे? इसको रीड करोगे 1, 0। एक्स एक्स वाई की वैल्यू 0 होती है। दिस इज 1, 0। तो ये आ गया आपका ऑप्शन सी। सी इज द ऑप्शन। तो ये ऐसे करो कि पॉइंट प्लॉट कर लो। y इज इक्वल टू -1 है तो y इज इक्वल -1 की लाइन बना लो। अगर y इक्वल 1 होता तो ये ऊपर बनती लाइन। x इक्वल 1 होता तो पैरेलल टू y एक्सिस बनती 1 के ऊपर। x इक्वल -1 होता तो y एक्सिस के पैरेलल बनती x इक्वल टू -1 के ऊपर। तो जो प्लॉट पॉइंट करते हैं उसको उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, जो लाइन है उतना आगे चले जाओ। तो वो उस पॉइंट को रीड कर लो, दैट इज योर रिफ्लेक्शन। A pole 6 meter high cast a shadow 2√3 meter long. A pole 6 meter high cast a shadow 2√3 meter long on the ground. The sun's elevation, नीचे से टॉप तक जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको सन की रेज पड़ती है यहाँ पर, नीचे शेडो बनता है, तो सन्स एलिवेशन भी कहते हैं इसको। तो दिस अल्टीमेटली दिस एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमें फाइंड करना है। लेट इट बी थीटा, लेट इट बी थीटा, एंड दिस इज 90 डिग्री। तो हाइट है, पोल है, माउंटेन है, क्लिफ है, टावर है, तो ये हाइट 90 लेंगे हम। तो ये ट्रायंगल बन गया आपका। तो एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। The side opposite to angle is perpendicular and the adjacent side to theta, that is base. तो 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। तो इसमें क्या करो? दो वैल्यूज गिवन एंड डिवाइड कर दो। 6/2√3। नो सी, दिस इज P, दिस इज B। P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है? साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, क्या होता है ये? P अपॉन B क्या होता है? टेन। इसको लिख लो टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 2 कैंसिल विथ 3√3। जब नीचे रूट आता है तो हम उसको क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किया,
इज इक्वल टू tan थीटा, तो 3√3 अपॉन 3 कैंसिल, tan थीटा क्या आ गया √3, tan थीटा आ गया हमारे पास √3 विच इज इक्वल टू tan के टेबल में √3 वैल्यू कब आती है, tan 60, दिस इज इक्वल टू tan 60 विच इज इक्वल टू √3, sorry, tan 60. Now tan theta is equal to tan 60. This implies theta is equal to 60 degree. Now choice is B. This is your answer. The median of a set of 9 distinct observation is 20.5. This is a median. The value of median is given. If each of the largest 4 observation of the set is increased by 2, then the median of the new set. What is the formula to find the median? If the number of observation is odd, number of observation is equal to 9, which is odd, median is equal to n plus 1, this is the formula, upon 2th, which is equal to 9 plus 1 upon 2th, which is equal to 9 plus 1, 10 upon 2, that is fifth ऑब्जर्वेशन. जब मीडियन निकालते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं. तो इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर तो था ही, तभी तो मीडियन 20.5 फाइंड किया. तो देयर आर 9 टर्म्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मीडियन होता है मिडल मोस्ट टर्म. असेंडिंग ऑर्डर के बाद क्या होता है, मिडल मोस्ट टर्म. और ये 5th टर्म भी काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5. दिस इज अ मीडियन. तो ये मीडियन जो मिडल मोस्ट टर्म होती है तो वो आपका 20.5 है. हमने मीडियन में कुछ नहीं करना, मिडल टर्म जो होती है ऑड नंबर में वो आपका मीडियन होता है. यहाँ लिखा है इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाय 2. तो ये असेंडिंग ऑर्डर अगर है तो नेचुरली है जो 5th के बाद हैं वो नंबर इससे बड़ी हैं, ग्रेटर हैं, ये सारी लार्जेस्ट हैं. तो इनको अगर इंक्रीज करें तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीज करें तो वो यही रहेगी. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2, उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर के बीच में यही रहना है. इट मीन मिडल मोस्ट टर्म तो 5th टर्म तो आपकी यही रहेगी. तो इसका आंसर है द मीडियन ऑफ द न्यू सेट रिमेन्स सेम. इसमें गिवन है देयर आर 4 ऑब्जर्वेशंस. Number 1, question number 7th part. The new set, the median of new set is increased by 2. No. Number B, the median of new set is decreased by 2. No. The median is 2 times of the original median. D part है remains the same as that of the original. इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है that is D. If sec theta minus tan theta is equal to k, then sec theta plus tan theta is what? हमारे पास आइडेंटिटी हैं. There are 3 identities. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, and 1 plus cos square theta is equal to cosecant square theta. तो 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. यहाँ tan और sec अप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, sec और tan आ रहे हैं इसके अंदर. तो ये sec माइनस tan, sec माइनस tan पीछे रह गया 1. इट मीन्स sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यू नो इट. हमें sec माइनस tan, sec प्लस tan, इट मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b sec माइनस tan इंटू a प्लस b sec प्लस tan इज इक्वल 1. हमने आइडेंटिटी अप्लाई की जिसमें सीकेंट और टेंजेंट आते हैं, दैट इज sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1. इसके बन गए फैक्टर a माइनस b a प्लस b. यहाँ वैल्यू डाल दो k. sec थीटा प्लस tan से 1, k को नीचे ले जाओ, sec थीटा प्लस tan थीटा
is equal to 1 upon k. This is your answer. This is option A. The SGST paid by a customer to the shopkeeper for an article which is priced at rupees 500 is rupees 15. The rate of GST. Rate of GST mean GST परसेंट. GST परसेंट में फाइंड करना है. हमें दिया CGST, SGST. GST में दो होते हैं, SGST, CGST. SGST जो होता है टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आधा जाता है स्टेट को, आधा सेंट्रल को. तो हमें SGST गिवन है पर हमें GST फाइंड करना है. इट मीन जो इसका आंसर आएगा उसको डबल कर देंगे कि दोनों सेम होते हैं, CGST एंड SGST. तो उसने बोला है SGST हमें GST फाइंड करना है. SGST इज इक्वल टू रुपीज 15. प्राइस है रुपीज 500. तो GST परसेंट निकाल लो. रेट ऑफ GST में GST परसेंट, तो SGST परसेंट निकाल लो. SGST परसेंट मीन SGST अपॉन प्राइस इंटू 100 विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 500 इंटू 100. 2 0 कैंसिल, 53. जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन CP इंटू 100, डिस्काउंट परसेंट मीन डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100. तो ऐसे ही SGST परसेंट निकालना है. तो प्राइस गिवन है हमें, उस प्राइस के ऊपर हमारा SGST इतना बना है. इट मीन SGST परसेंट क्या होएगा? रेट ऑफ GST. रेट ऑफ GST मीन SGST परसेंट निकालना, परसेंट. तो SGST परसेंट मीन SGST अपॉन प्राइस इंटू 100. ये क्या आ गया हमारा? 3%. हमें फाइंड करना GST. तो SGST और CGST दोनों सेम होते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे. 3 + 3 6%. टोटल निकालना है क्योंकि आधा CGST होता है, आधा SGST होता है. तो अगर SGST हमारा 3% है तो CGST भी 3% है. इट मीन्स द टोटल इज 6%. दिस इज GST. 7% स्टॉक यील्ड 9%. Yield mean rate of return. That is profit percent. 7% mean D%. कंपनी जो पे करती है ये D% and he yield R%. Rate of return 9%. Rate of return, yield percent, profit percent. ये कि R% होता है. R% मीन रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज यील्ड परसेंट. इसमें फार्मूला अप्लाई करो. R% इंटू MB इज योर D% इंटू FB. R कितना? 9 अपॉन 100 इंटू MB. D% 7 अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू. फेस वैल्यू, लेट फेस वैल्यू भी 100. लेट फेस वैल्यू भी 100. मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 7 इंटू 100 अपॉन 9. 700 अपॉन 9. 9 7 9 7 9 7 9 7. This is the market value. X, Y, Z are in continued proportion. Then y square plus z square into x square plus y square is equal to what? If x, y, z are in continued proportion mean x upon y is equal to y upon z. अगर ए बी सी डी हो प्रपोर्शन में, ए अपॉन बी को सी अपॉन डी होता है. अगर ए बी सी डी आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, अगर ये कंटिन्यूड है तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी, बी अपॉन सी,
सी अपॉन डी, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अगर सिंपल प्रोपोर्शन है तो क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। नाउ दिस इज थ्री टर्म्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। मिडिल टर्म को रिपीट करेंगे, एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड। तो दिस इज अ कंटिन्यू प्रोपोर्शन। इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स। हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इसको इसमें डाल दो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। इसमें जेड कॉमन आएगा, एक्स प्लस जेड, इसमें क्या कॉमन आएगा, एक्स, एक्स प्लस जेड, एक्स इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, एक्स प्लस जेड। हमें क्या करना है, इसका रेशियो, सॉरी इसका रेशियो फाइंड करना है। दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो। तो यहाँ क्या करो, रेशियो में हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, पहले ऊपर नीचे लिख लो, दैट इज बेटर। जेड एक्स प्लस जेड स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस जेड एक्स विच इज इक्वल टू जेड कॉमन एक्स प्लस जेड, जेड एक्स कॉमन एक्स प्लस जेड। तो प्लस में एक्स प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एक ही बात होती है, इसे काट दो, विच इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू जेड रेशियो एक्स। जेड रेशियो एक्स मीन दिस डी, दिस डी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट। इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 5, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 5, फाइंड देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इट्स 5 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स। तो 5 टर्म का प्रोडक्ट निकालना हमने। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म। जीपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए होती है, आर से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। ए को आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर बन गया, ए आर को आर से मल्टीप्लाई करो, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई ए आर क्यूब, ए आर क्यूब को आर से मल्टीप्लाई किया ए आर 4, 1 2 3 4 5। एपी में क्या होता है, कोई भी टर्म फाइंड करनी है, जो टर्म पता है उसको डी में डी ऐड करो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, डी ऐड करो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। इसमें आर से इंटू करो नेक्स्ट टर्म, आर से इंटू करो नेक्स्ट टर्म। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स विच बिकम्स ए 5 टाइम्स, बन गया A5। और आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर 4, पावर्स आर एडेड, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, a raised पर 10, ये बन जाएगा r raised पर 10, सॉरी r raised पर 10। ये क्या बन जाएगा, a इंटू काट दो बीच में, A5 R10, तो पावर को ले जाओ 2 5, ये बन जाएगा स्क्वायर। अगर हम 5 बाहर लिख दें, इसको लिख दें AR स्क्वायर, खोलेंगे तो A5 R10 बन जाता है। तो हमने 5 को बाहर ले गए AR स्क्वायर। तो ये क्या है, A3 क्या होता है जीपी के अंदर, AR3 - 1, AR3 AN क्या होता है जीपी में, A + N - 1। एपी में क्या होता है AN, A + N - 1 इंटू डी, पर जीपी में क्या होता है AN, AR raised by N - 1, therefore A3 is equal to AR3 - 1 2, दिस इज AR2। इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या 5, यहाँ डाल दो 5 raised पर 5, दिस इज आंसर, बी इज आंसर। असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज x, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1।
यानी कोई गेम है, इफ़ द गेम की प्रॉपर्टी मान लो 0.3 है तो लूजिंग की प्रॉपर्टी क्या आएगी 0.7। वाई कि दोनों का जो टोटल प्रॉपर्टी होती है, द आउटकम्स होते हैं टोटल प्रॉपर्टी के। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई विन द गेम लूज अ गेम, तो उस गेम में जो टोटल प्रॉपर्टी होगी 1 होगी, सम ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो कोई कॉइन है, कॉइन आपने थ्रो किया, या टेल आएगा या हेड आएगा, टोटल आउटकम 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 1/2। दोनों को अगर ऐड करें 1/2 + 1/2 क्या होगा 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑफ ऑल द आउटकम्स 1 होती है। तो ये फार्मूला है P ऑफ E + P ऑफ नॉट E। अगर टोटल ये प्रोबेबिलिटी टेल की अगर 0.3 है तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 - 0.3 0.7, तो 1 में से माइनस करना है। तो इसमें क्या है probability of an event is x, तो probability of its complement 1 - x, यानी कि अगर टोटल 1 होता है तो एक की x है, दूसरी 1 में से माइनस कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा इट इज़ ट्रू। तो हमने 1 में से माइनस करना है। और दूसरा रीज़न, इफ़ x = 1/5 देन इट्स कम्प्लीमेंट इवेंट क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा 1 - 1/5। दिस इज x = 1/5, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा 1 - 1/5। 1 में से जो वैल्यू दी होती है उसको माइनस कर दो, दिस विल बी 4/5। इट मीन्स इफ x इज 1/5 दिन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा 4/5। दिस इज आल्सो ट्रू। तो इसका आंसर क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दिस इज आंसर आपका सी पार्ट। इसमें लिखा है असर्शन में, इन द फॉलोइंग टेबल द मीडियन क्लास इज 40 to 60। मीडियन क्लास इज 40 to 60। नेक्स्ट, इन द अबव टेबल द सम ऑफ द मॉडल क्लास इज 140। द सम ऑफ द मॉडल क्लास इज 140। इसमें असेंडिंग ऑर्डर है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, मिडल में जो होता है दैट इज़ अ मीडियन क्लास, दैट इज़ अ मीडियन क्लास। और उसके लिए मॉडल क्लास के लिए जो फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। जो फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है, दिस क्लास इज द मॉडल क्लास। तो इसमें क्या आ गया, मीडियन क्लास इज 40 to 60 एंड मॉडल क्लास इज द सम ऑफ द मॉडल क्लास। सम ऑफ द मॉडल क्लास मीन 60 + 80। ये मॉडल क्लास का जो इंटरवल है उनको सम करना है, दैट इज 140। इट मीन बोथ आर ट्रू, इट मीन्स बोथ आर ट्रू। अगेन सी इज द ऑप्शन। अदरवाइज जो मॉडल क्लास निकालते हैं उसका मीडियन निकालना होता है। जब हम मीडियन क्लास के लिए काम करते हैं तो उसमें व्हाट वी डू, सपोज दिस इज मार्क्स एंड दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 15, 18, 21, 29, 17, 100। इसका टोटल 100 है। यहाँ हम निकालते हैं CF। यहाँ हम क्या फाइंड करते हैं CF। CF क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। फर्स्ट 15 है, दिस इज सेम, इनको ऐड कर दो, 15 + 18 33 + 21 54 + 29 83 + 17। इसका टोटल इसके लास्ट के बराबर आएगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। इसमें हमने निकालना है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए क्या मेथड है, ये है इवन नंबर। इवन नंबर का क्या होता है, मीडियन क्लास, मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, मीडियन होता है
हाफ n/2th प्लस n/2 + 1th, इसमें क्या आएगा 1/2, n/2th मीन 100/2th 50th प्लस 50 + 1 51st लिख लो, इज इक्वल टू मीडियन कहाँ लाई करेगा 1/2 50, तो CF के अंदर 50th कहाँ आएगा 33 के बाद, 33 के बाद जो भी टर्म है अप टू 54 वो यहाँ लाई करेगी। तो 54 के कॉरस्पॉन्डिंग देख लो क्या है, फिफ्टी फोर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, ये क्लास आ रही है 42 60, तो 51 के अकॉर्डिंग वो भी यहीं आएगा, वो भी 42 60 दोनों वहाँ लाई कर रहे हैं, उसका हाफ उसी के अंदर लाई करेगा। तो इसमें एक्स निकाल लो, मान लो एक्स क्या होता है इसका मिड पॉइंट, तो वो मीडियन निकालने के लिए होता है। तो इसमें आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा मीडियन मीन मिडल मोस्ट टर्म, तो मिडल मोस्ट में ये आता है 1 2 3 4 5 6 5 में ये आपका मिडल में आ गया, तो 40, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको इसमें पड़ेगी। तो जब मीडियन निकालना होता है हम ये यूज़ करते हैं टेबल। तो आपको मीडियन मिल गया 40 to 60, ओके, असर्शन इज राइट ट्रू, मीडियन इतना ठीक है। और सम ऑफ द मॉडल क्लास का जो इंटरवल है सम कर दो 140 दिस इज ट्रू, अगेन दिस इज बोथ ए एंड आर ट्रू, सी इज द आंसर। Assertion A, the maturity value of recurring deposit account is affected by the interest rate। जब हम बैंकिंग का क्वेश्चन करते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का, उसमें अगर इंटरेस्ट रेट रेट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर अगर डिफरेंट होगा तो मैच्योरिटी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। इसमें क्या लिखा है, द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज अफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट रेट। नेचुरली ये मैच्योरिटी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डिफर है तो मैच्योरिटी वैल्यू भी डिफरेंट है। इसमें तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू चेंज होगी। तो इट मीन दिस इज अफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट रेट, दिस इज ट्रू। नाउ द मैच्योरिटी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इंटरेस्ट रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। जब रेट ये अप्लाई करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू कुछ आंसर आता है, उसके बाद रेट जो इंटरेस्ट रेट है R%, अगर उनका हम स्केयर कर दें, जैसे 5 मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, स्केयर कर दिया बन गया 25, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन सेम रेशियो, जिस रेशियो से R बढ़ेगा क्या उसी रेशियो से मैच्योरिटी वैल्यू बढ़ेगी? नो, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है ना, प्रिंसिपल थोड़ी चेंज हो रहा है। तो इट मीन इंटरेस्ट रेट अगर स्केयर करेंगे तो मैच्योरिटी वैल्यू जो आंसर आएगा पहले उसका स्केयर करके मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी। नो, मैच्योरिटी वैल्यू इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द इंटरेस्ट रेट, मीन सेम रेशियो से क्या मैच्योरिटी वैल्यू बढ़ेगी जिस वैल्यू से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है मतलब 5% है, मैच्योरिटी वैल्यू आपका कोई आंसर आ गया कुछ भी, पी मान लो आपका प्रिंसिपल 1000 है तो उसमें रेट में 5% है, टाइम मान लो 24 मंथ है, जो भी आपका मैच्योरिटी वैल्यू आएगा उसके बाद हमने क्या किया, इंटरेस्ट रेट स्केयर कर दिया, 5% था स्केयर कर दिया, 25 कर दिया, तो क्या मैच्योरिटी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग रेशियो से बढ़ेगी? नो, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज फॉल्स। इट मीन्स असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। यहां पर जो आपका ऑप्शन है assertion is true and R is false. Okay, this is A. आपके जो क्वेश्चन है उसमें this is the answer A. First option A. There are 4 options. A is true, R is false. A is false, R is true. A and R both are true. A and R both false. तो उसमें जो A था आपका A is true, R is false. This was the option. So this was the MCQ of this paper. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा।